सलाम दिल्ली न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, हमारे देश में जहां एक और बैंक अपने लेन देन करते हैं, वहीं पर एक सहकार भारती नाम की संस्था है जो कि लोगों की छोटी छोटी बचत को जोड़ के और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सहकार भारती आंदोलन का शुरुआत हुई थी। सहकार भारती से जुड़े हुए हैं हमारे सुनील जी। तो सुनील जी से मिलते हैं कि सहकार भारती किस तरह से काम करती है और लोगों में इसकी पहचान और लोगों में इसका जो जान पहचान है उसको किस तरह से ये लेन देन करते हैं। आइए इनसे मिलते हैं। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार जी। हमारे सलाम दिल्ली न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं हमारे दर्शकों को। मैं सुनील गुप्ता एडवोकेट हूँ और मैं सहकार भारती का पूर्व में दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ, राष्ट्रीय मंत्री रहा हूँ और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की दिल्ली में एक फेडरेशन है, यूनाइटेड थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी फेडरेशन, उसका अध्यक्ष हूँ। पूर्व में दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन में नॉमिनेटेड डायरेक्टर भी रहा हूँ। तो ये सहकारिता आंदोलन है, ये किस तरह से काम करता है, ये सोसाइटीज हैं वगैरह? हमारे देश में सहकारिता आंदोलन लगभग 100 वर्ष से भी अधिक पुराना है। सन 1904 में पहला सहकारिता कानून बना था, तब से इसको वैधानिक दर्जा मिला। वैसे सहकारिता हमारे भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग रही है। इसमें जॉइंट फैमिली सिस्टम है, हवन करने की प्रक्रिया थी, या 1 रुपया 1 ईंट का महाराजा अग्रसेन का सिद्धांत था। ये सब सहकारिता का ही उदाहरण है। तो सहकारिता एक जन आंदोलन है। वर्तमान में देश में लगभग 8.25 लाख सहकारी संस्थाएं, लगभग 55 प्रकार से अधिक प्रकार की संस्थाएं काम करती हैं और 27 करोड़ जनता देश की सहकारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। मैं सहकार भारती से सन 1999 में जुड़ा। सहकार भारती एक गैर सरकारी संगठन है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है। इसका मुख्य काम सहकारिता क्षेत्र की शुद्धि, वृद्धि और समृद्धि है। इसके जो संस्थापक थे माननीय लक्ष्मण राव इनामदार जी थे, जो संघ के एक बहुत बड़े प्रचारक रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के गुरु भी इनको माना जाता है। वो इसके संस्थापक थे। तब से अब तक लगभग 42 वर्ष हो गए हैं और 450 जिलों में सहकार भारती का कार्य चल रहा है। तो जनता को जोड़ने के लिए आपकी क्या क्या योजनाएं होती हैं? सहकार भारती में हम 4-5 प्रकार की गतिविधियां हमारी मुख्य रूप से रहती है। सर्वप्रथम हम आम जनता को ये बताते हैं कि सहकारिता का देश के आर्थिक विकास में और उनके स्वयं के आर्थिक उत्थान में क्या योगदान है। आप देखेंगे कि अमूल जैसी संस्था वो सहकारिता का उदाहरण है, लिज्जित पापड़ है वो सहकारिता का उदाहरण है। ऐसे ही कैम्पको नाम का एक चॉकलेट आता है जो कैडबरीज और नेस्ले की भी चॉकलेट जो है उसको रैपिंग जो है वो उनके नाम से होती है, लेकिन कैम्पको उसको करता है। तो ऐसे कोऑपरेटिव के बहुत बड़े सेक्टर हैं। शुगर मिल आप देखें तो कोऑपरेटिव की हैं। तो हम ये सब लोगों को सहकारिता का क्या महत्व है, इससे किससे आर्थिक स्वावलंबी बना जा सकता है, ये लोगों को जन जागरण करते हैं। और जन जागरण के माध्यम से जो व्यक्ति ऐसे इच्छुक होते हैं कि हम सहकारिता क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं या सहकारी संस्था का निर्माण करके हम उसको चलाना चाहते हैं, तो दूसरा काम हम ऐसे जो जागरूक लोग हैं उनको संगठित करके उनको सहकारी संस्था जिस तरह की भी वो बनाना चाहते हैं, उपभोक्ता भंडार बनाना चाहते हैं या ट्रांसपोर्ट की बनाना चाहते हैं, बैंक की बनाना चाहते हैं, क्रेडिट की बनाना चाहते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के लगभग 55 प्रकार हैं। तो जिस प्रकार की वो सोसाइटी बनाना चाहते हैं कोऑपरेटिव की, उसको बनवाने में, उनका डॉक्यूमेंटेशन कराने में, उसको रजिस्ट्रेशन कराने में हम उनकी हेल्प करते हैं। और इसके बाद सोसाइटी बन जाने के पश्चात सोसाइटी को कैसे बढ़िया प्रकार से चलाना है, उसका मैनेजमेंट कैसे चले, उसकी मीटिंग कैसे होती है, उसकी आम सभा कैसे होती है, ऑडिट कैसे होते हैं, इस तरह की जो सारी बातें हैं उसका प्रशिक्षण देने का ये तीसरा काम है। पहला जन जागरण हुआ, दूसरा सहकारी संस्थाओं का निर्माण कराना, तीसरा उनके एम्प्लॉइज़ को और डायरेक्टर्स को प्रशिक्षण देना।
चौथा काम है जो सहकारिता क्षेत्र का जो इतिहास है और जो उसका साहित्य है, उसमें सहकारिता के एक्ट में जो जो नए नए संशोधन हो रहे हैं, नए नए विचार आ रहे हैं, या सहकारिता के नए प्रकार आ रहे हैं, जैसे स्वास्थ्य कोऑपरेटिव है, इंश्योरेंस कोऑपरेटिव है, वाटर इरिगेशन की कोऑपरेटिव है, सोलर एनर्जी की कोऑपरेटिव, ये इस तरह के नए आयाम, तो उनके बारे में साहित्य प्रदान करना और कानून में क्या क्या परिवर्तन हुआ है उसकी जानकारी देना, ये काम हमारा ज्ञान प्रदान करने का काम होता है सहकारी संस्थाओं को। और पांचवा काम जो है, जो देश भर में जो सहकारी संस्थाएं चल रही हैं, इन सहकारी संस्थाओं की जो समस्याएं हैं, चाहे वो इनकम टैक्स के विषय को लेकर हो, चाहे उनके रजिस्ट्रेशन के विषय को लेकर हो, चाहे उनके चुनाव को लेकर हो, या अन्य कोई विषय हो, तो उनकी समस्याओं के समाधान का हम काम करते हैं। ये हमारा पांचवा कार्य है। ये मुख्य रूप से हमारे 5 कार्य रहते हैं, जिनको लेकर हम पूरे देश भर में कार्य पिछले 42 वर्ष से कर रहे हैं। अभी आपकी इस समय कौन सी संस्था या सहकारिता जो है वो संगठन रनिंग में है? अभी दिल्ली में सहकार भारती, मैं दिल्ली का क्योंकि काम देखता रहा हूँ पिछले 20 वर्ष से, तो दिल्ली में लगभग हमारी 6-7 प्रकार की कोऑपरेटिव्स, जैसे वीवर कोऑपरेटिव, कंज्यूमर कोऑपरेटिव, क्रेडिट कोऑपरेटिव, बैंक, ये हमारे संपर्क में है। इसमें हमारा अधिकांश जो कार्य है वो क्रेडिट सोसाइटियों में ज़्यादा है, क्योंकि दिल्ली में जो 5500 कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है वर्तमान में, उसमें से 1600 सोसाइटियाँ तो केवल क्रेडिट की ही हैं, तो क्रेडिट का एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो करीब 30-40 सोसाइटियाँ तो क्रेडिट की ऐसी है जो सहकार भारती के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही बनाई गई है और उनके द्वारा ही संचालित होती हैं। बाकी लगभग 250-300 क्रेडिट सोसाइटियाँ ऐसी हैं जो हमारी या तो संस्थागत सदस्य हैं सहकार भारती की, या समय समय पर जिनमें हमने ट्रेनिंग के प्रोग्राम किए हैं या जिनको हमने लाभ पहुंचाया है किसी ना किसी प्रकार से उनकी समस्याओं के समाधान करने में या उनको लिटरेचर प्रोवाइड करने में, ऐसी हमारे संपर्क में है। इसके अलावा वीवर कोऑपरेटिव भी काफ़ी संख्या में और कंज्यूमर भी हमारे संपर्क में है। तो दिल्ली में लगभग 6-7 प्रकार की कोऑपरेटिव, और ख़ास तौर से इसमें जो महिलाओं की कोऑपरेटिव वाले विषय में हमने काफ़ी सारे स्वयं सहायता समूहों का, बचत गट जिसे बोलते हैं, उनका, जैसे लिज्जत पर भी एक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बना हुआ प्रोजेक्ट था। तो इस तरह के हमारे बहुत सारे स्वयं सहायता समूह चलते हैं, जिनके माध्यम से महिलाएं अपने घर में ही प्रोडक्ट तैयार करती हैं, फिर उनकी मार्केटिंग करते हैं। और एक सिंपली देसी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी अभी फ़िलहाल हमने मार्केटिंग की व्यवस्था स्वयं सहायता समूहों के लिए करने के लिए पंजीकृत कराई है अभी पिछले महीने ही। और इसके अलावा भी देखेंगे तो पिछले वर्ष दिवाली के समय हमें गोबर के उत्पाद जैसे दिए बनाना, मूर्तियाँ बनाना, इसका प्रशिक्षण लगभग 100 से अधिक महिलाओं को हमने प्रदान किया, जिन्होंने खुद दिए बना के फिर उनको आगे बेचा। तो उनके आर्थिक स्वावलंबन का काम भी हम पिछले 20 वर्षों से दिल्ली में कर रहे हैं। मतलब जो है स्वदेशी का एक तरह, हाँ, एक किस्म से आत्मनिर्भर भारत की जो बात की गई है कि आर्थिक उन्नति का आधार सहकारिता, इसके माध्यम से हम लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराना, युवाओं को रोज़गार उपलब्ध कराना और उनके आर्थिक उत्थान में योगदान देने का काम सहकार भारती के द्वारा किया जा रहा है। आने वाले समय में आपके और क्या प्रोजेक्ट आने वाले हैं? अभी जैसा कि मैंने बताया, हमने नए प्रकार की सहकारिता पर जोर दिया। तो हमने पिछले 3 वर्षों में सोलर कोऑपरेटिव दिल्ली की पहली हमने बनाई, हेल्थ कोऑपरेटिव दिल्ली की पहली हमने बनाई, इंटीग्रेटेड कोऑपरेटिव दिल्ली की पहली हमने बनाई। ऐसी 3 प्रकार की कोऑपरेटिव नई प्रकार की बनी है। अभी हमारे जो प्रोसेस में है, जिस पे हम विचार कर रहे हैं, एक तो एफपीओ के बारे में हम विचार कर रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, जो सरकार ने एक नया कंसेप्ट निकाला था कि किसानों का उत्पाद के अच्छे पैसे मिल सके, उनकी इनकम दुगनी हो सके, उनका माल मंडियों तक आसानी से पहुंच सके और बिचौलियों से उनको छुटकारा मिल सके। उस एफपीओ के बारे में हमारा विचार विमर्श चल रहा है। इसके अलावा जो फूड प्रोसेसिंग की कोऑपरेटिव है, हमारे यहाँ बहुत सारा उत्पाद ऐसा है, टमाटर है, प्याज है, आलू, जो अधिक हो जाता है कई बार और वो किसानों को फेंकना पड़ता है। तो हम ऐसे उत्पादों की जो क्लस्टर हैं, जहाँ पर जो उत्पाद ज़्यादा होता है, ऐसे उत्पादों के जो क्लस्टर हैं उनको कंसंट्रेट करके फूड प्रोसेसिंग की कोऑपरेटिव पे भी ध्यान देने वाले हैं। और दिल्ली में महिलाओं की कोऑपरेटिव बहुत कम है, तो महिलाओं की कोऑपरेटिव पे भी हमारा फोकस रहने वाला है। इसके अलावा तो अनेक सेक्टर हैं, उन पे विचार हम कर रहे हैं। अभी एक नया कंसेप्ट और
दिमाग में आया कि हमारे देश में जैसे सीएनजी जैसा जो विषय उसका प्रोडक्शन नहीं होता, तो हम कुछ इसी जो वेस्ट मैनेजमेंट की कोऑपरेटिव के माध्यम से इस तरह की जो चुनौतियां हैं देश में उनका उत्पादन अपने देश में कर सकें। ये प्रोजेक्ट, इसमें सरकार की मदद चाहिए होती है, काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन हमारा इन सब पे विचार चल रहा है। तो इस आज के समय में जब इस समय भाजपा की सरकार है और ऐसी भाजपा सरकार द्वारा इसको बढ़ाने के लिए क्या क्या और प्लान किए जा रहे हैं? भाजपा सरकार के द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में जो काम किए जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात है कि एक तो जो नए टाइप की कोऑपरेटिव्स के रजिस्ट्रेशन की जो बात है, तो सरकार ने एनसीडीसी के माध्यम से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, जैसे आरोग्य सहकार एक योजना बनी है कि आरोग्य सहकार मतलब हेल्थ कोऑपरेटिव जो भी बनाते हैं तो उनको गवर्नमेंट के द्वारा एनसीडीसी के माध्यम से वित्तीय सपोर्ट कि वो प्रोजेक्ट लगा सकें। वहाँ से अनुदान तो नहीं, वो ऋण के रूप में मिलता है, लेकिन वो उसमें रिबेट भी रहती हैं और कम ब्याज रहता है। इसी तरह उन्होंने अभी नंदनी सहकार करके एक योजना बनाई जिसका मुख्य उद्देश्य डेयरी कोऑपरेटिव के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन करना है। ये भी सरकार के द्वारा एनसीडीसी के माध्यम से हो रहा है। इसी तरह उन्होंने एक योजना अभी 3 साल वर्ष युवा सहकार चलाई थी, जिसमें देश के युवाओं को सहकारी संस्थाएं बनाने के लिए और सहकारिता में स्कोप है, इस दृष्टि से युवाओं को प्रेरित करने के लिए एक युवा सहकार की योजना भी बनाई। इसके अलावा केंद्रीय बजट में भी बहुत सारी, अभी आपने देखा होगा मोदी जी ने अभी जब कोरोना आया तो 1 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज घोषित किया, उस पैकेज को इम्प्लीमेंट करने में, क्रियान्वयन करने में सहकारी संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान है, विशेष रूप से पैक्स का, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। तो सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। और सहकार भारती ने भी अभी, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी दिल्ली में हुई थी और हमने सरकार से एक आग्रह किया है कि सहकारिता हमेशा से ही एग्रीकल्चर मंत्रालय में ही एक पार्ट रहा है, उसका मिनिस्टर एक ही रहा है और एमओएस उसको काम देखते हैं। तो हमने एक मांग की है कि सहकारिता का एक अलग ही विभाग बनाया जाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेक्टर आर्थिक रूप से सहकारिता से जुड़ा हुआ है। बैंकों से इनका कोई कंपटीशन? कोऑपरेटिव बैंकों का कमर्शियल बैंकों से, प्राइवेट बैंकों से, नेशनल बैंकों से कंपटीशन तो रहता ही है। कई बार एक आध घटना ऐसी हो जाती है, उसके कारण से मीडिया में उन घटनाओं के कारण से बैंकों की चर्चा ज़्यादा हो जाती है, जबकि लेकिन तुलना यदि हम करेंगे तो आज की डेट में कोऑपरेटिव बैंक वो अन्य बैंकों की तुलना में बहुत अच्छा चल रहे हैं और वहाँ से बहुत आसानी से, सुविधा से लोगों को ऋण प्राप्त होता है। कोऑपरेटिव बैंकों के ऊपर आरबीआई का और वित्त मंत्रालय का डुअल कंट्रोल हुआ करता था, लेकिन अभी उस डुअल कंट्रोल से भी थोड़ा सा बाहर निकालने का प्रयास हुआ है और आरबीआई की कुछ शक्तियां बढ़ाई गई हैं। उसका मुख्य उद्देश्य यह नहीं है कि आरबीआई बैंकों पर नियंत्रण करना चाहता है कोऑपरेटिव की। आरबीआई चाहता है कि बैंकों की कार्य प्रणाली में सुधार होना चाहिए और उस कारण से कुछ डू एंड डोंट्स आरबीआई ने सजेस्ट किए हैं और बहुत से लोग बैंक इसको मान भी रहे हैं और प्रयास यही है कि बैंकों में सुधार हो और ये जितना ये काम कर रहे हैं और भी अच्छे प्रकार से ये काम कर सकें। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेटिव बैंकों के बारे में भी हमने गवर्नमेंट को सुझाव दिया है। अभी हमारी दिल्ली में हमने सहकारिता विकास मंच एक फोरम का निर्माण किया है, उसमें हमने विषय रखा है कि जो गवर्नमेंट में एक विचार चल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेटिव बैंकों को अपेक्स बैंक में या स्टेट बैंक्स में मर्ज कर दिया जाए। जितनी भी जिला स्तर पे योजनाएं होती हैं, जो फंड जाता है किसानों को या संस्थाओं को कोऑपरेटिव, वो जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से जाता है। तो हमारा ये कहना कि जो 3 टायर सिस्टम है उसको नष्ट ना किया जाए और जिला सहकारी बैंक का अस्तित्व रहे, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं कि वो बचे रहे। हमारे लाखों दर्शक इस आपकी बात को सुन रहे हैं, जनता के लिए, समाज के लिए, जो और इनके उपभोक्ताओं के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं? मेरा समाज के सभी वर्गों से एक आग्रह है कि देश की उन्नति के लिए, देश की आर्थिक उत्थान के लिए आप चाहे अमेरिका में जाएं, चाहे जापान में जाएं, डेनमार्क में जाएं, विदेशों में भी जाएंगे, सहकारी संस्थाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में सहकारिता एक ऐसा माध्यम जिसमें समाजवाद और कैपिटलिज्म दोनों को मिला के सोशलिज्म और की बात की गई है और इसमें बिजनेस एक्टिविटीज़ होने के बावजूद कंसर्न टू द सोसाइटी
ऐसा एक विषय रहता है कि समाज के प्रति सहकारिता क्षेत्र का उत्तरदायित्व रहता है। वो लाभ कमाती हैं लेकिन समाज की भलाई के लिए उस लाभ में से खर्चा भी करती हैं। तो मैं अपील यही करना चाहूँगा विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं से कि वो सहकारिता क्षेत्र से जुड़ें और सहकारिता के माध्यम से देश की आर्थिक उन्नति में और स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार प्रसार में और स्थानीय वस्तुओं के का अधिक से अधिक उत्पादन और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके, इसके लिए सहकारिता को अपनाएं। ऐसा ही मैं संदेश उनको देना चाहूँगा। अभी आज और कल होली का त्यौहार है, जनता से कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस अवसर पर होली के मंगल मिलन के अवसर पर जनता से को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और एक अपील करना चाहूँगा कि कोरोना के कारण से पिछले वर्ष एक वर्ष से हम सभी त्यौहार व्यापारों से वंचित ही रहे हैं। अभी भी कोरोना का असर पूरी तरह से नहीं गया है, दोबारा से वो करवट बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो होली का त्यौहार मनाएं, खुशियों के साथ मनाएं, अपने घर पे रह के मनाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क लगाएं और जितना हो सके सावधानी बरतें, ऐसा मेरा निवेदन है ताकि हम इस महामारी से बचें और आने वाले त्योहारों को भी खुशियों के साथ मना सकें। धन्यवाद आपका धन्यवाद। सुनील जी। सलाम दिल्ली को आपने टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।